इन्वेंट्री से पढ़ना है ना। पता है इन्वेंट्री के अंदर आपको क्या लिख के आना है, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इन्वेंट्री आर एसेट्स held for sale in ordinary course of business in the process of production for such sale or in the form of material supplies to be consumed in the production process or rendering of services। देखो as per AS2 valuation of inventory कैसे करते हैं, lower of cost or NRV whichever is lower, the basis for valuation shall be applied consistently year on year. Any change in accounting policy shall have adequate disclosure in financial statement. The below table summarizes the audit procedure generally required to be undertaken while auditing inventories. So to establish the existence of the inventories at period end. तो existence of inventory audit procedure क्या रहेगा, review entities plan for performing inventory count। इन्वेंट्री काउंट करके ऑडिट प्रोसीजर हो सकता है ना। एंश्योर दैट कंसाइन गुड्स हैव बीन सेग्रीगेटेड। तो जो हमारी इन्वेंट्री का पार्ट जो हमने कंसाइन, जैसे कि हमारे पास किसी का कंसाइनमेंट आया सेल करने के लिए, ठीक है, तो वो गुड्स किसके हैं, उसके हैं, तो वो हम अपने इन्वेंट्री से क्या करेंगे, हटा के रखेंगे। लेकिन अगर हमने किसी को गुड्स भेजे हैं बेचने के लिए, तो जो हमने बेचे हैं वो वाले गुड्स हमारे हैं, उसके पास रखे लेकिन है तो हमारे, तो वो हमारी इन्वेंट्री के अंदर ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर शुड पार्टिसिपेट इन द इन्वेंट्री काउंट विद द मैनेजमेंट। ऑडिटर क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट मतलब ऑडिटर ऑब्जर्व कर सकता है जब इन्वेंट्री काउंट होता है। तो टेस्ट काउंट ऑफ इन्वेंट्री बाय ऑडिटर शुड इंक्लूड ऑब्जर्विंग एम्प्लॉयज बाय एडहरिंग टू द एग्रीड प्लान, assuring that there is a appropriate supervision on the inventory count procedure, assuring that all items are properly tagged। all items are properly tagged मतलब हम जितने भी इन्वेंट्रीज है ना, हमारे पास स्टॉक है, हर किसी को अपना एक नंबर असाइंड है, सीरियल नंबर, प्रॉपर्ली हमने उसको टैगिंग कर रखी है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टॉक है, कब आया कब गया। ऑब्जर्विंग दैट प्रॉपर अमाउंट्स आर शोन ऑन टैक्स, determining that tax and summary sheets are controlled and reconciled, reconciliation of test counts with tax and summary test and discrepancies noted if any are summarized and agreed with the client personnel। जो अगर हमने reconciliation करके कोई भी mismatch होता है तो उसकी summary बनाएंगे और agree with the, staying alert at all times and specifically being cautious about the empty boxes etc and obsolete items, performing cut-off testing by documenting last 5 to 10 receiving reports and shipping documents as at the period end। कट-ऑफ का दिक्कत कब आती है, जब हमारा पीरियड एंड होने वाला होता है, मार्च में आती है ज़्यादातर दिक्कत। तो हम मार्च के टाइम पे हमारे पिछले 5 से 10 रिसीविंग रिपोर्ट को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक से उसको उस पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ताकि हमारा इस साल की इन्वेंट्री अगले साल में या फिर ऐसे चेंज ना हो जाए। ensuring exclusion of third party stock and damaged or obsolete stock। फिर उसके बाद ensuring that all accounting of stock sheets investigating any significant differences। आगे when the entity uses periodic, अब 2 सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, मैं हो सकता है कि मैं रीड ना करूँ लेकिन जो मेरे को दिखेगा वो मैं समझा दूंगी, ठीक है, ऐसे लाइन बाय लाइन, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है, पीरियोडिक हम एक पीरियड के टाइम पे हम इन्वेंट्री काउंट कर ही रहे हैं, ठीक है, और परपेचुअल क्या होता है, इसमें कुछ पीरियोडिक नहीं होता कि मतलब उतने टाइम पे नहीं, वो कोई मतलब कभी भी हो सकता है उसमें काउंटिंग। So when the entity uses periodic system of inventory count, it should be taken at the end of the period. If entity uses perpetual system with proper inventory may be counted at interim dates। ठीक, confirm और investigate any inventory of entity lying with the third party। जो हमारी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के साथ है, जॉब वर्कर के साथ है, या फिर हमने कंसाइनमेंट बेसिस पे भेजी है, वो भी हमारी इन्वेंट्री, हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। फिर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि कुछ छूट ना जाए, सब कुछ हम इंक्लूड करें। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स
comparison test with industry averages, budgets, prior years, trend analysis, etc. Compute inventory turnover ratio, COGS, and average inventory. Perform vertical analysis, compare budgetary expectation actual के साथ. तो हम क्या करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे. एनालिटिकल प्रोसीजर में हमने एनालिटिकल पढ़ रहे थे जब हम, तब हमने देखा था ना उसके अंदर रेशियो एनालिसिस होता था, पिछले साल के साथ हम कंपेयर करते थे, तो वही सब हमें करना है. हमें कंप्यूट करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, परफॉर्म करना है वर्टिकल एनालिसिस मतलब इन्वेंट्री अपॉन टोटल एसेट्स, फिर कंपेयर करना है हमें बजटरी एक्सपेक्टेशन को और एक्चुअल से. एग्जामाइन नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंट्री सच एज वेट्स एंड अदर मेजरमेंट. ये भी हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर में ही आता था जब हम एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करते थे. परफॉर्म परचेज एंड सेल कट ऑफ टेस्ट, ट्रेस शिपिंग डॉक्यूमेंट टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर ईयर एंड. With respect to tagged inventory, perform test for omitted transaction and test for invalid transactions. Verify the clerical and arithmetical accuracy of inventory listing. Reconcile physical inventory amounts with perpetual records. Reconcile physical count with general ledger. आपको पता है इन सब में करना क्या है, हर एक क्वेश्चन, हर एक उसके लिए प्रोसीजर के लिए 4 नंबर का आंसर प्रिपेयर करना है. मैक्सिमम 4 नंबर का आएगा ऑडिट में, तो आपको 4 नंबर का ही प्रिपेयर करना है. अब इसमें जो इतना सारा दिया है, आप कुछ ऐसे पॉइंट याद करके जाओगे जो इम्पोर्टेंट हो और 4 नंबर के आंसर में परफेक्ट बैठ जाए. ठीक है. रिकंसाइल तो लिख दो ना 6 पॉइंट, वो बेटर रहता है. अब वहां पर अगर हमने 3 लिखा है ना और उसके अंदर 3 पॉइंट ही आने थे तो पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि आपने कम लिखा. अगर आपने आंसर करेक्ट लिखा होगा ना और वो तीनों पॉइंट ही आने थे और कुछ नहीं आना था तो फिर फुल मार्क्स ही मिलेंगे. अब जैसे एक आंसर है उसके अंदर 6 पॉइंट्स है, तो अब 6 पॉइंट्स को आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके लेकिन सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा तो लिख ही सकते हो. ऐसे कर लो, इस तरीके से मैनेज करना है. मिनिमम तो 6 होने चाहिए ना, अगर 3 मार्क्स तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 2 लाइन के पॉइंट्स लिख रहे हो तो 6 पॉइंट्स होने चाहिए. Reconcile inventories which belongs to client but are held with third parties like transporter, warehouse, port authorities, etc. Goods received on consignment basis have been properly segregated from repeat लिखा है. फिर उसके बाद the entity has valid legal ownership rights over the inventories claimed to be held by the inventory recorded in the financial statement. Vouch recorded purchases to underlying documents. Evaluate consigned goods. अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स मतलब कि वो वाली जो इन्वेंट्री है उसी का डॉक्यूमेंट हम चेक करेंगे. ठीक है. वाउच रिकॉर्डेड परचेजेस, इवैल्यूएट द कंसाइन्ड गुड्स, एग्जामाइन क्लाइंट कॉरेस्पॉन्डेंस, डिटरमाइन एग्जिस्टेंस ऑफ कोलेटरल एग्रीमेंट्स, रिव्यू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट, मटेरियल परचेज, ये सब हम अलग अलग एग्रीमेंट्स हम चेक करेंगे. और यहाँ पर हम थर्ड पार्टी से भी जाकर कंफर्मेशन ले सकते हैं, जो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन हमने पूरा पढ़ा था. फिर इन्वेंट्रीज हैव बीन वैल्यूड, और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा, वैल्यूएशन के इन्वेंट्री में आपको वैल्यूएशन AS2 ही लिखना है पूरा. ठीक है. वो फीफो लीफो ये सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में ऐसे वो सब ये AS2 से बातें आप लिख सकते हो. और जो बातें हाँ नहीं भी लिखी है ना AS2 में लिखी है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. फिर रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर इन्वेंट्री हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड. तो हमारे डिस्क्लोजर क्या होते थे हम बताएंगे. रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल, others. Whether goods in transit have been disclosed separately under subhead mode of valuation shall be treated. फिर नेक्स्ट PPE. PPE में क्या आता है हमारे सारे tangible assets. PPE में हमने क्या पढ़ा था AS10. The valuation of PPE becomes very important aspect of the consideration. Recognition criteria. Recognition criteria, the cost of item of PPE should be recognized as an asset if only if its probable economic benefit and measured reliably. हमने AS10 पढ़ते टाइम यही 2 लाइन हमने
कॉपी में नोट्स बनाते टाइम लिखी है, वही सेम लाइन लिखी है यहाँ पर भी। An enterprise evaluates under this recognition principle all its cost on property, plant and equipment at the time they are incurred. The cost include cost incurred initially to acquire, construct or subsequently to add, replace part of or service it. Measurement at recognition an item कैसे मेजर करेंगे? at its cost. Element of cost, ये हमने एक फॉर्मूला बना करके लिखा था, एक आपको भी लिखवाया होगा AS10 में, एक फॉर्मूला लिखवाया होगा कॉस्ट कैसे मेजर करते हैं, एक वो पूरा फॉर्मूला लिखा था, तो वही फॉर्मूला है ये, ठीक है। परचेज प्राइस में इंक्लूड करेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज और नॉन रिफंडेबल परचेजेस और डिडक्ट कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स, याद आ रहा है ना। एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द ब्रिंगिंग एसेट टू द नेसेसरी लोकेशन एंड कंडीशन। फिर उसके बाद इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूवल ऑफ आइटम, ये भी हम उसमें ऐड बैक कर देंगे। ये वही बातें हैं जो वहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, उसी को इन्होंने वर्ड्स में लिखा है यहाँ पर। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये भी हमने लिखा था, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट, इनिशियल एंड इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। फिर आगे examples of costs that are not cost of an item of PPE are cost of opening a new facility or business such as inauguration cost। तो हमारे पास अलग से कुछ ऐसी कॉस्ट भी थी जो हम PPE के कॉस्ट में ऐड ऑन नहीं करते हैं। अगर हमने न्यू फैसिलिटी खोल रहे हैं तो इनॉग्रेशन कॉस्ट जो इनकर हुई है वो उसमें ऐड नहीं करते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट या प्रोपोर्शनल एक्टिविटी के लिए हमने कॉस्ट इनकर करी है, वो भी हम PPE के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। या फिर हमने किसी क्लाइंट बोल रही हूँ, किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी है उस मशीन को चलाने के लिए, तो वो स्टाफ ट्रेनिंग भी उसमें ऐड नहीं होगी। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, वो सब भी हमारे PPE के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ये भी पढ़ा था हमने, ये जो कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस रिव्यू एंटिटीज प्लान फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ PPE whether performed by own staff or by third party, and the policy regarding periodicity, that is whether physical verification can be done on annual basis, once in 2 years or 3 years। यहाँ पर अब ये एंटिटी पे डिपेंड करता है। PPE की काउंटिंग ना इन्वेंट्री की काउंटिंग से भी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इन्वेंट्री तो फिर भी जैसे आती है उसका पूरा रिकॉर्ड फिर चली जाएगी। जैसे कि अब AC है, AC भी हमारे PPE के अंदर आएंगे, और पूरी एक बिल्डिंग है, सोचो पूरी एक बिल्डिंग में कितने सारे ACs लगे होंगे, तो वो सब की काउंटिंग करना कि कौन सा वाला कब आया था, किस पे हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया और फिर कितनी उसकी कॉस्ट बच गई, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता रहता है, इन्वेंट्री पे तो वो नहीं लगता, तो उसकी थोड़ी उसकी ऑडिट और उसकी अकाउंटिंग और ज़्यादा डिफिकल्ट होती है इन्वेंट्री से भी। हाँ, तो अब रिव्यू करेंगे एंटिटी प्लान फॉर परफॉर्मिंग। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं ना, टैग दे देते हैं, हर एक एसेट को टैग दे देते हैं। जैसे 50 AC है पूरी बिल्डिंग में, तो हर एक पे एक टैग होगा, तो उस टैग के अकॉर्डिंग हम जब अपने सिस्टम पे जाएंगे जहाँ पर हम सारी अकाउंटिंग करते हैं, तो सिस्टम पे जा करके हम उस टैग के अकॉर्डिंग वो एसेट को निकालेंगे, तो उस एसेट की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी हमारे पास, हमने किस दिन परचेज करा था, किस दिन कितना % उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, सब कुछ। Review entity plan for performing physical verification of PPE, that is whether performed by own staff or by third party, and the policy regarding periodicity, that is whether physical verification shall be done on annual basis या फिर 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार। Evidence of appropriate supervision of those performing physical verification of PPE should be examined. Obtain PPE physical verification report backed by working sheets। रिपोर्ट में वर्किंग शीट्स भी होनी चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन से अमाउंट्स आए। फिर उसके बाद assess if all items of PPE are properly tagged, है ना, हर PPE पे प्रॉपरली टैग होना चाहिए, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए या फिर कोई नंबर असाइन कर दो सब PPE पे। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन वर्क पेपर टू कैप्चर द एसेट आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एसेट फिजिकली वेरीफाइड। Reconciliation of items of PPE as physically verified with fixed asset registered maintained by the entity as a date or period of undertaking physical verification. Specifically verify it if the PPE additions up to the date of physical verification updated. अपडेट कर देना है हमें फिक्स एसेट रजिस्टर में। Verify the discrepancies noted, और फिर उस डिस्क्रिपेंसीज को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, पूरा ऑडिट प्रोसीजर उस पर करेंगे।
फिर उसके बाद एडिशन टू पीपीई ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट हैव बीन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डू नॉट इंक्लूड एनी पीपीई दैट बिलोंग टू थर्ड पार्टी। हमारी जैसे इन्वेंट्री के अंदर था जो बिलोंग करती है थर्ड पार्टी को, उसे हम अपने, जैसे कि हमने कोई एसी लगा रखा है, वो हमने खरीदा नहीं है, वो हमने रेंट पे लिया है, तो वो हमारी पीपीई नहीं है, ठीक है, उस पर तो हम एक्सपेंस इनकर करते हैं, तो ऐसे एसेट को हम पीपीई में इंक्लूड नहीं करेंगे जो थर्ड पार्टी के। और अगर हमारे पीपीई किसी और के पास है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। वेरीफाई द मूवमेंट इन द पीपीई शेड्यूल एसेट class wise like building, plant and machinery etc. compiled by the management, that is opening balance plus addition minus deletion is equal to closing balance. Tally the closing balance of entities books of account. Check the arithmetical accuracy of the movement of PPE schedule. Tally the opening balance to the previous year audited financial statement. For additions during the period under audit, obtain a listing of all addition from the management and perform the following procedure. हम किसके अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई करेंगे? एज पर AS 10 रिवाइज. These costs include cost incurred initially to acquire or construct an item of PPE and cost incurred subsequently to add, replace or service it. Verify that cost of item of PPE as per AS 10, items such as spare parts, standby equipment, servicing equipment as recognized in AS 10 when they meet the definition. हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये वाले सारे इक्विपमेंट होते हैं, अगर वो पीपीई की डेफिनेशन को वेरीफाई करते हैं तो फिर हम उसको पीपीई रिकॉग्नाइज ही करते हैं. अदरवाइज सच आइटम्स, हम उन आइटम्स को फिर क्या इन्वेंट्री. इंश्योर दैट entity is not recognizing cost of day-to-day servicing and carrying amount of the PPE. Test the purchase invoice, installation certificate or report or other similar documentation maintained by the entity to verify the date of addition for all addition samples of PPE during the period under audit. Verify whether the PPE addition have been approved by authorized personnel. Verify whether proper internal process and procedure like inviting competitive quotations, floating tenders etc. were followed prior to finalizing. वैल्यूएशन के अंदर वही सारा हमारा AS 10. यहाँ पर हमने AS 10 के अंदर डेप्रीसिएशन की बात भी करी थी, क्योंकि पहले तो डेप्रीसिएशन अलग होता था, अब फिर डेप्रीसिएशन इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, तो फिर सारा डेप्रीसिएशन का भी उस पर लिखेंगे. और डेप्रीसिएशन का जब लिखेंगे पॉइंट, तो हम ये देख के रखेंगे कि कहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड होना है, कहाँ पर डिमिनिशिंग वैल्यू होना है, कहाँ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एप्लीकेबल होना है. तो वो जनरली कैसे एप्लीकेबल होता है, हम कैसे सोचते हैं, वो एसेट के ऊपर डिपेंड करता है ना. जैसे कि मशीन होती है, मशीन की वैल्यू धीरे धीरे यूज़ करते करते कम होती है, तो जनरली उस पर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड लगाते हैं. तो अब जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की वैल्यू ना कम नहीं होती, एज इट इज़ जितना वो दे रही है उतना ही चलती रहती है बिल्डिंग, है ना, उतना ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो उस पर जनरली स्ट्रेट लाइन मेथड लगा लेते हैं. या फिर कोई सामान है जिसके ऊपर जिसको प्रोडक्शन पे डिपेंड है, ठीक है, तो उसमें प्रोडक्शन मेथड लगा सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है उसके यूज़ पे. तो वही डेप्रिसिएशन के अंदर एक पॉइंट है, द ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द मैनेजमेंट हैज डन एन इम्पेयरमेंट एसेट. तो इम्पेयरमेंट असेसमेंट हम कहाँ पे पढ़ना है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट AS 28, ये भी पढ़ा है हमने. फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. In addition to the procedure undertaken for verifying completeness of addition to PPE during the period under audit, the auditor while performing testing of additions should also verify that all PPE purchase invoice are in the name of the entity that entitles legal title of ownership to the respective entity. हमारी जो PPE है उस पर हमारा लीगल राइट कैसे है, अगर हम उसकी ओनरशिप रखते हैं तो. For all the addition of to land and building in particular, auditor should check convey deed, sale deed to verify whether the entity is legal and valid owner or not. The author insists and verify the original title deeds for all immovable properties held at the balance sheet date. तो auditor क्या कर सकता है, वही deeds सारे agreements check कर सकता है कि वो वाला asset कंपनी को belong करता है या नहीं करता. In case entity has given such immovable property as security for any borrowing, the original title deed are also available with the entity, and the auditor should request the entity's management to obtain a confirmation from respected lender. तो ये क्या हो गया, एक confirmation from third party हो गया.
कि जब हमारी एंटिटी ने उस वाली पीपीई को क्या करा था, बोरोइंग के अगेंस्ट सिक्योरिटी पे रखा था। तो ऑडिटर कैसे चेक कर सकता है, यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म कर सकता है, ऑडिटर कंपनी के साथ साथ कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से भी ले सकता है। In addition, the auditor should also verify register of charges available with the entity to assess that any charge has been created against PPE. डिस्क्लोजर वही सारे पॉइंट्स, क्लासिफिकेशन करेंगे हम सारा, जो हम नोट्स अकाउंट्स में डालते हैं, लैंड बिल्डिंग अलग अलग कर देते हैं ना सबको। फिर एसेट अंडर लीज शैड बी separately specified under each class of asset. नोट्स पे आ जाओ। टू बी डिस्क्लोज एज एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। द company shall provide the details of all immovable property other than property where the company is lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee whose titles deeds are not held in the name of the company in format given below। तो ये फॉर्मेट हम फॉलो कर सकते हैं जब क्या है, टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट हेल्ड विद द नेम ऑफ द कंपनी। तो हमने रेलेवेंट लाइन ऑफ आइटम लिखा, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा कि है कौन सा पीपीई, फिर उसके बाद उसकी ग्रॉस वैल्यू लिखी, टाइटल डीड हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम के ऊपर है उसका नाम लिखेंगे, वेदर टाइटल डीड होल्डर इज अ प्रोमोटर, डायरेक्टर और रिलेटिव, प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, कौन सी डेट से, रीजन फॉर नॉट बीइंग द हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम पर पे क्यों नहीं लिया गया तो उसका वो भी लिखेंगे, रीजन भी लिखेंगे। प्रोमोटर हेयर यहाँ पर क्या है ना, कंपनी के नाम पर नहीं लिया गया, टाइटल कौन होल्ड करता है, कंपनी का कोई प्रोमोटर, डायरेक्टर या फिर रिलेटिव, कंपनी खुद के नाम पे भी तो ले सकती है ना एग्रीमेंट, तो कंपनी के अपने नाम पर नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर के, डायरेक्टर के या रिलेटिव या किसी और पर्सन पे। तो हम उसकी इंफॉर्मेशन देंगे एक पूरा नोट बना करके, कौन सी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसके बारे में बताएंगे, उसकी वैल्यू कितनी है वो बताएंगे, उसका टाइटल कौन होल्ड करता है वो बताएंगे, और ऐसा हमने क्यों नहीं किया उसका रीजन देंगे। रिलेटिव की डेफिनेशन कहाँ पे जाएंगे हम, कंपनीज एक्ट 2013। फिर उसके बाद प्रोमोटर की डेफिनेशन भी कहाँ है, प्रिलिमिनरी चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर द कंपनीज आर रिवैल्यूड इट्स पीपीई द कंपनी ऑल्सो डिस्क्लोज सो एज टू वेदर द revaluation is based on the valuation by registered valuer under rule 2 of companies rule 2017। तो हम कंपनी का रिवैल्यूएशन करते हैं ना, पीपी का रिवैल्यूएशन करते हैं, तो रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसका अलग एक ट्रीटमेंट होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है ना, या फिर दूसरे में पीएनएल में अमाउंट जाता है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में वहाँ पे जाता है और अपवर्ड रिवैल्यूएशन में रिजर्व क्रिएट होता है। फिर जब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन होता है तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम कैसे रिवैल्यू करवाएंगे, हम रजिस्टर्ड रिवैल्यूएशन से, वैल्यूअर से ही वैल्यूएशन होना चाहिए। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में, फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल। तो एजिंग शेड्यूल क्या होता है, एजिंग शेड्यूल जिसमें हम टाइम के बेसिस पे हम उसको बांट देते हैं, जैसे कि लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स और मोर देन 3 ईयर्स। सेम हमने किस पे देखा था, ट्रेड पेबल में देखा था। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जिसका अभी कंप्लीट होना बाकी है तो उसको अभी ये एजिंग प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जो हमने पॉइंट पीपीई पढ़ा है ना, सब चीज़ें वही है, ठीक है। इसके अंदर एक बार एग्जिस्टेंस पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो कंप्लीटनेस है, एडिशन डिलीशन ये सब कुछ करना वो सब वही है, इसमें ऐसा कुछ अलग से नहीं है। डेप्रिसिएशन की जगह क्या आ जाएगा, अमोर्टाइजेशन आ जाएगा, ठीक। फिर लास्ट में वही दे रखा है, एजिंग वाला पूरा वही सब लिख रखा है। Since intangible assets is an identifiable non-monetary asset without physical substance, for establishing the existence of such asset, the auditor should verify whether such intangible asset is in active use, in production, or supply of goods or services, or for rental to others, or for administrative purposes। तो हम ये बताएंगे कि intangible asset हमारे किस काम में आ रहा है, हम खुद उसको एक्टिव यूज कर रहे हैं या फिर
एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज आ रहा है, या फिर हमने किसी को और को रेंट पे दिया हुआ है, तो हम बताएंगे उसका यूज. एग्जाम्पल फॉर वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, द कंपनी शुड वेरीफाई वेदर दैट सॉफ्टवेयर इज इन एक्टिव यूज by the entity, or for the purpose the auditor should verify the sale of related services goods during the period under audit in which such software is used. For verifying existence of design drawing, the auditor should verify the production data to establish if such product for which the design drawing were purchased are being produced and sold by the entity. In case an intangible asset is not in active use, deletion should have been recorded in the books of account. Completeness, verify the movements by opening plus addition minus deletion is equal to closing balance. हम क्या चेक करेंगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे. इसके अंदर AS10 नहीं आता है, इसके अंदर AS26 आता है. फिर उसके बाद ensure that no intangible asset arising from research should be recognized. Expenditure on research phase of an internal project should be recognized as an expense when it is incurred. Check the certificate or report or other similar documentation maintained by the entity to verify the date of use of an intangible which could be linked to the date of commencement of commercial production used to the entity for all addition to intangible asset during the period under audit. तो यहाँ पर क्या है, ensure that no intangible asset arising from research और फ्रॉम रिसर्च फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट, तो कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो कि अपने रिसर्च फेज पे है उसको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे. एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च फेज ऑफ एन इंटरनल प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस. जब हमने वो खर्चा किया हम उस खर्चे को एज ए एक्सपेंस, हम PNL में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज उसको करेंगे. चेक द सर्टिफिकेट और रिपोर्ट ऑफ सच सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं. हम इसको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट और रिपोर्ट या फिर और कोई डॉक्यूमेंटेशन है जो कि एंटिटी ने मेंटेन करके रखा है उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसको हम चेक करेंगे. वेरीफाई whether the addition have been approved by appropriate entities. Personnel verify the proper internal process and procedure like inviting competitive quotation, proper tender etc. were followed prior to finalizing the vendor. हमने वेंडर से, हमें अलग अलग वेंडर से कुछ सामान मिल रहा है तो हम अलग अलग वेंडर के कोटेशन, जो भी प्राइस कोटेशन रहेंगे उन सबको देखेंगे ना. तो वही है कि सबसे फॉलो अप कर लेंगे बिफोर फाइनलाइजिंग द वेंडर. इन रिलेशन टू डिलीशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, अंडरस्टैंड फ्रॉम मैनेजमेंट द रीजन एंड रैशनल फॉर डिलीशन. अगर हम कोई इंटेंजिबल एसेट डिलीशन के अंदर है तो फिर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेजर से रीजन जाने और फिर उस पर फिर ऑडिट प्रोसीजर लगाए और फिर उस सारी चीज़ें समअप करें. फिर वैल्यूएशन में AS26 आ जाएगा. वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट में डिमिनिशिंग ड्यू टू एफ्लेक्स, मतलब वही जैसे वहाँ पे डेप्रिसिएशन होता था यहाँ पर अमोर्टाइजेशन हो जाएगा. अमोर्टाइजेशन चार्ज, वेरीफाई द एंटिटी ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑन ऑल इंटेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन का मेथड. और फिर ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई वेदर द मैनेजमेंट हैज डन इम्पेयरमेंट AS20. वहाँ पर भी यही 3 पॉइंट लिखे थे. इसके अंदर आप PPA के अंदर जाकर के वैल्यूएशन चेक करोगे तो यही 3 पॉइंट लिखे हैं, बस वहाँ पर AS10 लिखा है और डेप्रिसिएशन लिखा है, यहाँ पर अमोर्टाइजेशन लिखा है, वो लिखा है AS26. 28 तो इम्पेयरमेंट की बात कर रहा है. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इन एडिशन टू प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग द कंप्लीटनेस ऑफ एडिशन टू इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर audit, the auditor while performing testing of addition should verify that all expense, invoice, purchase contract are in the name of the entity. तो ओनरशिप कैसे पता लगेगी उस इंटेंजिबल एसेट की, जब हमारे पास उसका परचेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर हमारे पास उसका इनवॉइस होगा. डिस्क्लोजर के अंदर क्लासिफिकेशन शुड बी गिवन एज गुडविल, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स, रेसिपी, फॉर्मूला, मॉडल, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी, अदर्स. जैसे होटल की कोई रेसिपी होती है ना, वो उनके लिए इंटेंजिबल एसेट होता है. ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आ गया. रिकंसिलिएशन उन सब के बीच और फिर वही सारे पॉइंट्स. फिर नोट्स के अंदर वही 2 पॉइंट कि वर्क इन प्रोग्रेस, उसके अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते टाइम भी उस दोनों को अलग अलग लिखा था, है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट. तो उसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम एजिंग का वो लगा सकते हैं प्रोसीजर.
Trade payable and other current liabilities. Liabilities is in addition to borrowing discussed above include trade payable and other current liabilities, deferred payment credit and provisions. यहाँ पर ये जो लिखा है liabilities, borrowing, trade payable, other current liabilities और provision, ये वही पॉइंट है, याद करो, जो हमने उस हेडिंग मेन हेडिंग के अंदर डाले थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं हम करंट लाइबिलिटीज के अंदर यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं ABCD। फिर उसके बाद अ लाइबिलिटी कंसिडर टू बी करंट इफ इट इज ड्यू टू बी पेड विद इन 12 months एंड हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड इन द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है ना, कि अगर कई बार कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से ज़्यादा की होती है ना, जैसे किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 13 महीने की है, तो अब 13 महीने के अंदर अंदर जो लाइबिलिटी पे करनी होगी ना, वो सब करंट लाइबिलिटी होगी, 12 महीने नहीं होगी, यहाँ पर 13 महीने हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पे भी, ठीक है। तो अगर वैसे जनरली 12 महीने लेते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल अगर 13 महीने है, 14 महीने है, तो फिर उतने टाइम तक की लाइबिलिटी भी हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म डेट, डिविडेंड एक्सेट्रा, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज इज एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ एसेट्स, considering if any liability is omitted or understated or overstated, the financial statement should not show a true and fair view of the state of affairs of the entity. Existence. Check whether there are controls in the place to ensure that any purchase expense invoice does not get recorded more than once, and payable balances are automatically recorded in journal ledger at the time of recording of expense. Obtain the accounts payable aging report and trace its balances to journal ledger. जैसे यहाँ पर ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स में भी बनता है हमारा क्या, एजिंग। यहाँ पर ट्रेड पेबल में हम क्या करेंगे, डेटर्स, हमने पिछले चैप्टर में देखा था ट्रेड पेबल का, तो वो टाइम के बेसिस पे हमारा ट्रेड पेबल का एजिंग बन जाएगा। फिर उसके बाद इफ देयर आर एनी डिफरेंसेस इन्वेस्टिगेट रिकंसाइलिंग आइटम्स, जर्नल एंट्री स्पेसिफिकली फॉर लार्ज अमाउंट शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड। तो लार्ज अमाउंट वाले ट्रेड पेबल में हम ज़्यादा अच्छे से अकाउंट क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, और जो कम अमाउंट के जो हमारी लाइबिलिटी है हम उस पर सैम्पलिंग मेथड लगा सकते हैं। डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर, an important audit activity is to contact vendor directly, independently, and ask them to confirm the amount of account payable as at the end of the reporting period under audit. This should be necessarily be done for all significant account payable balances as at the period end, and for parties from material purchases have been made during the period under audit, even if the period end balance of such parties are not significant. The auditor employ direct confirmation procedure with the consent of entity under audit. There may be situation where management of the entity requests the auditor to not to seek confirmation from third party. तो वो तब क्या होता है, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड हो। अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है कि थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ना लेने के लिए, तो फिर मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक। The trade creditors must be requested to confirm the balances either as at the date of balance sheet date or as selected date. तो फिर ट्रेड क्रेडिटर्स का बैलेंस हम कब चेक कर सकते हैं, या तो बैलेंस शीट डेट पे 31 मार्च पे, या फिर एज एट एनी अदर सेलेक्टेड डेट विच इज रीजनेबली क्लोज टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट. The date should be decided by the auditor in consultation with the company. The form of requesting confirmation from the trade creditor may be either the form with balance as at the year end wherein the trade creditor is requested to respond whether, यहाँ पर भी दो तरीके होते हैं थर्ड पार्टी से confirmation लेने के लिए. ये भी मैंने बताया था, एक के अंदर हमारे पास एक अमाउंट लिखने के लिए एक फॉर्म मतलब ब्लैंक छोड़ा होता है, और दूसरा हमारा होता है कि अमाउंट लिखा होता है लेकिन येस और नो में आंसर करना होता है. तो अब यहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीका कौन सा होता है, जिसमें अमाउंट लिखना होता है उनको थर्ड पार्टी को, क्योंकि येस नो पे आंसर तो वो कुछ भी टिक कर सकते हैं. The method of selection of trade creditor should be circularized, should not be revealed to the company until
द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ट्रेड पेबल लेजर इज हैंडेड ओवर टू द ऑडिटर। तो जो भी मेथड हमने सेलेक्ट किया है ट्रेड क्रेडिटर को देखने के लिए, ऑडिट करने के लिए, वो हम क्या कंपनी को रिवील नहीं करेंगे जब तक ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल लेजर इज हैंडेड ओवर टू द ऑडिटर। जब तक कंपनी ने जो ट्रेड पेबल का एक लेजर प्रिपेयर करके रखा है ना, वो कंपनी ऑडिटर को ना दे दे, तब तक ऑडिटर ने जो मेथड सेलेक्ट किया है ऑडिट करने के लिए, वो ऑडिटर कंपनी को नहीं बताएगी। द लिस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स सेलेक्टेड फॉर कंफर्मेशन शुड बी गिवन टू द एंटिटी फॉर प्रिपेयरिंग रिक्वेस्ट letter for confirming, which should be properly addressed. The auditor should maintain strict control to ensure the correctness and proper dispatch of request letter. In the alternative, the auditor may request the client to furnish duly authorized confirmation letter, and the auditor may fill the name, address and amount relating to trade creditor. तो यहाँ पर alternatively auditor क्या कर सकता है, request कर सकता है client से टू फर्निश ड्यूली ऑथराइज कन्फर्मेशन लेटर। एंड ऑडिटर कन्फर्मेशन लेटर लेगा और सबसे क्लाइंट से, और फिर ऑडिटर क्या करेगा, अपने पास एक रिकॉर्ड बनाता जाएगा जिसमें अंदर सारे नाम लिखे हैं, ट्रेड पेबल के एड्रेस लिखे हैं, कितना कितना अमाउंट का कौन सा ट्रेड पेबल है, उन सब के अमाउंट लिखे हैं। तो इट शुड बी इंश्योर दैट कन्फर्मेशन एज वेल एज एनी undelivered letters are returned to the auditor and not to the client. Any discrepancies revealed by the confirmation received or any additional test carried out by the auditor, there may be bearing on other accounts not included in the original sample. Where no reply is received, ऑडिटर क्या करेगा, कुछ और प्रोसीजर करेगा, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट पेमेंट। फिर अगर वहाँ से थर्ड पार्टी से कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, कोई रिप्लाई नहीं रिसीव हुआ, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेगा, जहाँ पर वो क्या क्या कर सकता है, वो पेमेंट्स के से चेक कर सकता है किस किस की पेमेंट आई है, किस किस की पेमेंट नहीं आई, या फिर एग्री कर सकता है डिटेल ऑफ रिस्पेक्टिव बैलेंस टू द अंडरलाइंग वेंडर इनवॉइसेस। फिर उसके बाद प्रिपेयर कर सकता है डिटेल एनालिसिस ऑफ द बैलेंस ensuring it consists of the identifiable transactions and confirmation. If there any related party payable, related party payable है तो उसको रिव्यू करना तो अलग से देखना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि उसके साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ वो आर्म लेंथ प्राइस पे हुआ है कि नहीं हुआ। आर्म लेंथ प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। रिव्यू द ट्रेंड लाइन ऑफ परचेजेस, हम ये भी देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन हम देख सकते हैं, हम ट्रेंड देख सकते हैं कि पिछले साल इतना परचेज था, इस साल इतना, फिर उसके बाद इतना, तो उसके हिसाब से भी हमें कुछ पता लग सकता है कि अगर एकदम से कुछ परचेज इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो हमें ऐसी बातें पता लगती है जो यूजुअली हमें नहीं पता लग सकती थी। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल एंड लायबिलिटी की कंप्लीटनेस, द ऑडिटर नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग कट ऑफ प्रोसीजर। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर भी वही पिछले कट ऑफ डेट, मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर के डेट से, रिपोर्टिंग डेट से पिछले लास्ट 5 इनवॉइस, यहाँ पे 5 इनवॉइस लिखा है, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट कुछ इनवॉइसेस को वो चेक करेगा जिससे उसे कट ऑफ प्रोसीजर फॉलो होगा, मतलब करेक्टली हमने करेक्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड किया होना चाहिए। एंड विच हैव टू बी इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल, द गुड्स शुड हैव बीन रिसीव्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ द गुड्स शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ द एंटिटी। All goods received prior to the period year end should have been booked in form of the purchases and included in the trade creditors. Trade test purchases expenses on a sample basis, selecting the same for the account payable ledger, checking their supporting document to ensure that purchases were recorded at correct amount and at correct date. Match purchase invoice date to the gate entry. अब यहाँ पर क्या लिखा है, वो जब हम कुछ परचेज करके लाते हैं तो वो जो परचेज करके लाते हैं, फिर एक हमने वो जो पूरा वो पढ़ा था कि ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, एक पूरा ट्रेल बनता है ना, तो वही बात है यहाँ पर भी कि मैच परचेज इनवॉइस डेट टू द गेट इनवर्ट डेट to check whether the purchases are recorded in correct accounting period. This include examination of purchase और फिर invoice भी check हो जाएंगे subsequent to the period being audited and see if it should have been included in the period under audit. Review subsequent expense voucher, review all material expense voucher recorded post the balance sheet date so as to if they relate to transactions from within the audit period. हम थोड़ा पोस्ट डेटेड बैलेंस शीट को भी, वाउचर्स को भी, एक्सपेंस के बिल को भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि उसमें से कोई हमारे इस वाले ऑडिट पीरियड का तो नहीं है। फॉर एडवांस रिसीव
from customer and revenue received in advance, obtain the customer wise listing along with its aging and the nature. सलोन है मेरे को लगा आई नहीं के. For advance received from customer, revenue received in advance, obtain the customer wise listing along with its aging and its nature. तो ठीक है, तो जो भी एडवांस रिसीव हुए ना कस्टमर से, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर वाइज लिस्टिंग कर सकते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में उनकी एजिंग भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके नेचर भी, किस किस नेचर के लिए कौन कौन से एडवांस आया वो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. Enquire from the entity's management if there is any dispute with the customer and if there is any additional liability to be recorded. और फिर इंक्वायरी करेंगे हम, एंटिटी से ये भी पूछेंगे कि कोई एडिशनल डिस्प्यूट या फिर कोई एडिशनल लाइबिलिटी है तो बता दो. For all such advances, the auditor should verify the underlying document based on which the entity have received the advance. Underlying documentation का मतलब होता है कि जो चीज़ हम चेक कर रहे हैं उसी का डॉक्यूमेंट. ऐसे in relation to statutory dues liability like withholding tax, TDS payable, GST payable, luxury tax payable, professional tax payable, PF, ESI payable, etc. Prepare a reasonability with respect to sale, purchase, employee benefit expense. For example, GST liability for the last month will be calculated by applying applicable rate to the sales made in case of any variance with the GST liability recorded by the entity. Reason for variance should be requested from client and in case found satisfactory, the same should be maintained as part of audit documentation. तो हमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे होता क्या है कि TDS है, हमने आज कट किया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक, इसके बारे में पता है थोड़ा बहुत. तो फिर हमने आज कट किया, फिर ये पे कब करना होता है, नेक्स्ट मंथ, है ना. वैसे ही GST भी होता है, GST पे कब होता है, अगले महीने की 11 तारीख तक, वो 20 तारीख तक पे करना होता है. ठीक है, तो फिर वही कि हमने कब उसको मतलब डिडक्ट करने की डेट्स अलग होती है और पे करने की डेट्स अलग होती है. तो वही हमें पूरा का पूरा चेक करना है कि हमने ठीक टाइम पे, हमने ठीक तरीके से हमने उसको लाइबिलिटी को पे किया है कि नहीं किया. ठीक, फिर लास्ट में क्या लिखा, ये तो पूरा एग्जाम्पल है GST का. सिमिलरली प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी फॉर द लास्ट मंथ may be calculated by applying the applicable rate to the employee benefit expense and in case of any variance with the liability recorded in the entity, reason for which such variance. तो अगर हमारा जो भी, जैसे जो भी है इसके अंदर TDS, GST, हमारे प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, ये इन सब में अगर कुछ भी वेरिएशन है, कुछ भी डेविएशन है, तो फिर वो क्यों है एंटिटी से हम पूछेंगे और उसके रीजन जानने की कोशिश करेंगे. शुड बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द क्लाइंट एंड इट्स फाउंड सैटिस्फैक्टरी, द सेम शुड बी मेंटेन. अगर हमने जो रीजन मांगे क्लाइंट से और उन्होंने जो हमें रीजन दिए वो सैटिस्फैक्टरी हैं, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में उसको रिकॉर्ड करेंगे उसको. फर्दर द ऑडिटर शुड ऑब्टेन एंड वेरीफाई द चालान फॉर डिपॉजिट मेड सब्सिक्वेंट to the period end for all statutory liabilities as at balance sheet. ये जो statutory liability होती है वो liability होती है जो statutory मतलब किसी law के against हमारी बनती है. ठीक है. Further auditor should maintain and verify the चालान for deposit. तो जब भी हम ये टैक्स पे करते हैं, जैसे TDS पे करते हैं गवर्नमेंट को, GST पे करते हैं, तो हमारे पास एक चालान बन के आता है. तो वो चालान को हम वेरीफाई कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की तरह, मतलब ऑडिट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑल्सो एनालाइज द रीजन इफ एनी इन कंसल्टेशन विद द मैनेजमेंट फॉर एनी वेरियंस. और फिर वेरियंस के लिए हम उनसे पूछ सकते हैं मैनेजमेंट से, और फिर अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलता है तो वो हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है. फिर उसके बाद जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करा, ठीक है, मैनेजमेंट ने डिपॉजिट करा, और जो लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड हुई थी उन दोनों को भी हम साथ में मैच करके भी हम ऑडिट कर सकते हैं. वो भी एक ऑडिट प्रोसीजर हो गया. ही शैल प्रिपेयर complete list of all statutory dues and consider his reporting requirement under CARO. Valuation. Review the process followed by the company to identify if any old creditor balance liability need to be written back. This will include a consistency comparison with the method used in the last year and a determination of whether the method is appropriate for underlying business environment. Obtain aging of trade payable. फिर and
and the list of vendors with whom the company has dispute and claim from customers under litigation and compare with previous year. Check that write-backs in the liability balance assessed as no longer payable have been approved by the appropriate authorized member of senior management. अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है ना, हमारे पास ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो अब हमें पे नहीं करनी है, तो वो जो पे नहीं करनी है ना, वो फिर हमारी लाइबिलिटी से हटेगी भी, तो उसको हम क्या करेंगे, राइट बैक करेंगे, मतलब उसको लाइबिलिटी फिर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको राइट बैक करेंगे और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. चेक वेदर द रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल हैव बीन डन. तो हमारा अगर कोई फॉरेन ट्रेड पेबल है, फॉरेन लाइबिलिटी है, तो फिर वो इन फॉरेन एक्सचेंज होगा. तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए कौन सा रेट यूज़ करना है, किस दिन का यूज़ करना है, वो भी हमें चेक करना होता है. तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे डील करते हैं हम, AS 11 में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो पेमेंट करनी होगी. Understand the management process to identify and principal amount and interest due thereon and remaining unpaid to any MSME at the end of the accounting year. Test check the management process to assess if the auditor could rely on the management process. Disclosures ensure whether the following disclosure have been made. Whether the company has disclosed the following details relating to micro, small enterprises in notes: the principal amount and the interest due thereon, the amount of interest paid to the buyer, the amount of interest due or delay, the amount of interest accrued remaining unpaid, फिर further interest remaining. ट्रेड पेबल का ये एजिंग, फिर अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर करंट लाइबिलिटी, करंट मेच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट एंड ड्यू ऑन बोरिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड for allotment of securities and due for refund and interest accrued thereon. हमने उसको अब बताया, ये मैंने बताया था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट, रिसीव फॉर अलॉटमेंट, यहाँ पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. तो अब यहाँ पर हमने अगर कुछ ऐसी एप्लीकेशन मनी मंगा ली है तो उसको हम अलग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर हमने अलॉटमेंट किया ही नहीं तो फिर वो रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को, तो रिफंड करना पड़ेगा, तो वो कंपनी की क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी. फिर हम उस चीज़ को अलग से यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे. अनपेड मेच्योरिटी डिपॉजिट, डिबेंचर, इंटरेस्ट एक्रूड, अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स, अदर्स, loans and advances, other current asset. प्रोविजन, स्टेट, फिर तो PNL भी शुरू होना है. हाँ, अभी तो बैलेंस शीट ही नहीं हुई है हमारी, अभी तो PNL भी करना है. PNL के भी हर एक पॉइंट पढ़ने हैं. बट आधे से ज़्यादा हो चुका है. Loans and advances and other current assets. Loans and advances include loans and advances to related parties, security deposit, capital advances, amount recoverable in cash or in kind or fair value being received. Example: rate, taxes and insurance paid in advance, prepaid. Other current assets primarily include balances with statutory government authority, etc. वही मतलब मैंने वही बताया कि हर एक पॉइंट का आपको 4 नंबर का ही प्रिपेयर करना है. ये तो बहुत ज़्यादा गिवन है. वही तो मतलब इसको पढ़ना इम्पॉसिबल है तुम्हारा. और आपको कुछ पॉइंट्स तो देखो खुद से पता है. हाँ, है ना. अकाउंटिंग में पढ़ा था वो तो कुछ हाँ, पता नहीं. लेकिन और कुछ एडिशनल पॉइंट्स, अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोच करके चले जाओगे कि पता है. ठीक है, आपको पहले से हर एक पॉइंट का हर एक पॉइंट सोच के और बुक से देख करके नोट करके आपको आंसर बना के रखना पड़ेगा उसका. Completeness.
obtain a list of all advances and other current assets and compare them with the balances in ledger, verify loan agreements and acknowledgement of parties in respect of outstanding loan, a loan or an advance। हम इस चैप्टर को ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं कि हमने एक दिन में एक पढ़ लिया और फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया साथ के साथ, मतलब चैप्टर 6, क्योंकि ये एक साथ सारा पढ़ने में बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। इसको हम नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा कर सकते हैं कि हम चैप्टर 6 शुरू कर दें, हाँ है ना, चैप्टर 6 शुरू कर दें साथ के साथ और इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, हर दिन में 1 या 2 वो पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत बोरिंग भी है थोड़ा सा, क्योंकि रिपीटेड चीज़ें हैं बार बार और कहीं लॉ से उठाया है, कहीं अकाउंट से उठाया है, वो सब ऑडिट में डाल दिया है और ऑडिट के बाकी के चैप्टर से भी उठाया है ना, वही एक साथ है सब कुछ, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, पढ़ना तो है। ठीक है, तो अगली क्लास में ना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे इसका, इसके बाद, और इसका एक एक पॉइंट करके पढ़ लेंगे हम सारा। तब भी फिर भी बचा नहीं है अब ज़्यादा, हाँ बैलेंस शीट में ज़्यादा नहीं बचा, नहीं पीएनएल में भी उतना नहीं है जितना बैलेंस शीट में है, रिपीटेड है चीज़ें, बार बार एक ही चीज़ रिपीट है। कंप्लीटनेस, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल एडवांसेस एंड आप इस चैप्टर को जब प्रिपेयर भी करोगे ना तो एक बार में मत करना, रोज एक एक टॉपिक उठा के करना। Obtain a list of all advances and other current assets and compare them with the balance in the ledger. Verify loan agreements and acknowledgement of the parties in respect of outstanding loan and loan or an advance if material is granted only if authorized by the memorandum AOA in case of the company. In addition, the auditor should confirm that loan advance were within the competence of person who had advanced the same, director in case of the company, partners in case of the firm and trustees in case of the trust. फिर मिनट्स हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम जानने के लिए। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में, लोन्स एंड एडवांसेस है क्या, हमने किसी और को लोन दे रखा है, ठीक है, उसको हम चेक कर रहे हैं, तो फिर हम इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कंफर्म इफ मटेरियल लोन्स एंड एडवांसेस वर अप्रूव्ड। जो मतलब हमने अगर किसी कंपनी ने लोन दिया है तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए बाय बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, और वो चीज़ हम कहाँ से चेक करेंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग से चेक करेंगे। वेरीफाई दैट लोन हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय द पार्टी एंड इन एडिशन inspect if any in security have been deposited against due repayment of the loan। तो हमने अगर किसी को लोन दिया है तो अगर उस लोन से अगर कोई सिक्योरिटी हमने लेनी थी तो उस पार्टी ने हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया अगेंस्ट दैट लोन। ascertain if loans are being recovered regularly as per the agreed installment। फिर उसके बाद हमें ये भी चेक करना होगा कि वो पार्टी हमें अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी थी तो वो टाइमली पेमेंट्स आ रही है कि नहीं आ रही। if any there is any related party loan and advances, review whether they were authorized or properly authorized and at arm's length transaction। ये वाला पॉइंट भी आप हर जगह डाल सकते हो, हर चीज़ में। ट्रेड पेबल है तो उसके अंदर भी डाल सकते हो कि रिलेटेड पार्टी ट्रेड पेबल है क्या, और फिर लास्ट में वो भी लिखोगे कि वो ऑथराइज होना चाहिए और आर्म लेंथ प्राइसेस पे होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो हर किसी में आ सकता है। फिर इन रिलेशन टू बैलेंसेस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक जीएसटी इनपुट क्रेडिट, प्रिपेयर अ रीजनेबल। तो यहाँ पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट क्या होता है, इनपुट जो हमें मिलता है, इनपुट हमारे माइनस कर देता है, हमें टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देता है। तो अब यहाँ पर भी तो वो एक तरीके से जैसे लोन्स एंड एडवांसेस ट्रीट कर रहे हैं कि अगर जैसे बहुत सारा इनपुट इकट्ठा हो जाता है तो वो गवर्नमेंट हमें वापस करती है ना। अगर हमें टैक्स पे नहीं करना तो गवर्नमेंट वापस भी तो करेगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको भी प्रिपेयर अ रीजनेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू परचेज। तो फिर हम उसे दिखाएंगे कि इतनी परचेज हुई थी, है ना, मतलब इतनी परचेज मतलब इतने एक्सपेंस हमने इनकर करा था और इतना आगे फर्दर सेल करा है, तो उन दोनों का सेट ऑफ होकर के इतना इनपुट आ रहा है। तो एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बननी होगी इसके लिए। फर्दर द ऑडिटर शुड ऑब्टेन स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फिल्ड विद द अथॉरिटी। तो अब यहाँ पर अगर हमें उनसे क्लेम चाहिए गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि अब तक की जितने भी आपके स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी बनती है और अब तक जितना भी आपको स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फाइल करनी बनती है वो सब
फिल कर दो, GSTR 1 GSTR 3 भी जितनी भी आपको फिल करनी है आप फिल कर दो पहले, ठीक। फिर उसके बाद वैल्यूएशन, एसेस द अलाउंस ऑफ डाउटफुल अकाउंट्स। अब हमारे डाउटफुल अकाउंट्स भी तो होंगे, वो वाले डाउटफुल अकाउंट, हम डाउटफुल मतलब जिनको लोन दिया है वो डाउटफुल अकाउंट्स बन रहे हैं। रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड द कंपनी टू डिराइव एन अलाउंस for doubtful accounts. This will include a consistency comparison with the method used in the last year and a determination of whether the method is appropriate for underlying business environment. इसमें भी aging report of loans बन सकती है। फिर उसके बाद scrutinize the analysis and identify those loans and advances that appear doubtful. फिर उसके बाद assess bad loans, advances written off, prepare a schedule of movement on bad loans and advances. तो उस पर क्या बनेगा फिर हमारा एक प्रोविजन भी हमारा कैसे बनता है, वो एजिंग से बनता है, याद है, क्योंकि हम एजिंग से अलग अलग कर देंगे उसको ईयर वाइज या फिर डेज वाइज। फिर उसके बाद एक एक अलग अलग उसमें एक अमाउंट निकल के आ जाएंगे, अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग परसेंटेज लगेगा, फिर वो टोटल एक प्रोविजन अमाउंट आएगा। चेक दैट राइट ऑफ एंड अदर रिडक्शंस ऑफ द रिकवरेबल बैलेंसेस। फिर डिस्क्लोजर हमें अलग अलग देना होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस, रिलेटेड पार्टी का अलग बताएंगे, अदर्स अलग बताएंगे, फिर सिक्योर्ड कितना है उसमें से, अनसिक्योर्ड कितना है, डाउटफुल कितना है। ये हमने जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स में कर रहे थे तब बनाया था ना, नोट्स टू अकाउंट में अलग अलग करके दिखाया था सबको। फिर लोन्स एंड एडवांसेस ड्यूड बाय डायरेक्टर्स एंड अमाउंट ड्यू बाय फर्म एंड और प्राइवेट कंपनीज। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पे भी वही सारे डिस्क्लोजर, ठीक। उसके बाद नोट्स में क्या है, टाइप ऑफ बोरोअर, अमाउंट ऑफ लोन, आउटसाइड परसेंटेज टू द लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन। अब उसमें से कितना रीपेबल ऑफ डिमांड है और ये स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पेमेंट ऑफ पीरियड। फिर तो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट है प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। अभी तक हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में शुरू करेंगे प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। सिर्फ प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी तक ही पढ़ाऊंगी अगली क्लास में। पीएनएल हम फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, अब चैप्टर 6 शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ।